सभ्यता में जो कला वाला पोर्शन है वो आज बात करेंगे हम कि घाटी सभ्यता में लोग किन किन कलाओं से परिचित थे और उसमें उनकी क्या विशेषताएं हैं, सारी चीजें बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसको। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने उसका धार्मिक पक्ष पढ़ा, उसका सोशल लाइफ पढ़ा, तो उसके हर बिंदुओं पर एक एक करके जो कल्चर में आपके सिलेबस में है उसका ये लास्ट टॉपिक है आपका। जो आर्ट के बारे में, आर्ट के अंतर्गत हमें बेसिकली किन किन बातों का अध्ययन करना है। हमें मूर्ति कला के बारे में बात करना है, हमें चित्रकला के बारे में बात करना है, हमें इसका एक पोर्शन नगरीय नियोजन में भी स्थापत्य कला के बारे में बात करना है। स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने उसको उसकी टाउन प्लानिंग में देख लिया था। और उसके बाद मुद्रा निर्माण कला कैसी थी और वस्तुएं जो बनती थी वो किस प्रकार की बनती थी, लेखन कला क्या थी उनकी, संगीत और नृत्य क्या था कि नहीं था, और चित्रकला, जैसा कि मैं बताया, तो चित्रकला के बारे में भी देखेंगे। हालांकि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इन सारी बातों को मैं आपको बता चुका हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्पल में। तो उसी का हम लोग यहाँ एक तरह से कह लीजिए रिवीजन करते हैं, उसी को हम एक एक करके देखते हैं। कुछ इतिहासकारों ने, जो कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने माना कि सिंधु की कला जो थी अपनी मौलिक कला थी। सिंधुवासी अनेक कलाकृतियों में पारंगत थे। जो कलाकार थे उस समय, जो मूर्तिकार थे उस समय, उसमें मूर्तियों में एक भावभंगिमा उसमें झलक रही है। मूर्तियों को देखने पर विभिन्न आकृतियों में मूर्तियां जो उस समय की मिली हैं वो विभिन्न मुद्राओं में है। कोई नृत्य करते मुद्रा में है, कोई किसी मुद्रा में है। तो तमाम जो मुद्राएं मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी में चित्र भी मिलता है। और उन्हीं के आधार पर कला को भी देखा गया कि एक चित्र मिला है कि यहाँ संगीत भी, एक समारोह भी था। तो पहला टॉपिक हम मूर्ति कला की बात करते हैं। मूर्ति कला में सॉरी दो भागों में बांट सकते हैं मूर्ति कला को। पहला भाग क्या है? पहले भाग में उन मूर्तियों को रखते हैं जिनकी उपासना की जाती थी। मात्रा देवी की मूर्ति, वो उपासना का परिचायक है। दूसरे भाग में हम उन मूर्तियों को रखेंगे जो सामान्यता वहां से प्राप्त हुई है। अब ये सवाल पैदा होता है, इन मूर्तियों को बनाया कैसे जाता था? कुछ कांसे की मूर्तियां मिली है, कुछ पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, कुछ एक तरह से करिए सेलखड़ी की बनी हुई मिली है। तो उसको चार प्रकार से, ऐसा अनुमान लगाया गया, उसको चार प्रकार से पकाया जाता था। पहला उसका है कि जो अगर कांसे की मूर्ति, ब्रोंज, जो हड़प्पा सभ्यता में ब्रोंज की कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो ब्रोंज को पकाकर उसको आकृति दी जाती थी। ब्रोंज यानी कांसा को पकाकर उसको सांचे में ढाला जाता था, क्योंकि एकदम एक्यूरेट वो उसकी नाप वगैरह जो है, जो अपना सेट किए थे पैमाना, उसी के आधार पर वो बनाते थे। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा मूर्तियां कैसे बनती थी, दूसरी बात देखें तो कि धातुओं के स्थान पर मिट्टी को पकाकर उसके आकृति बनाई जाती थी। और तीसरे प्रकार की कोई ठप्पा रहता था, ठप्पे में वो बनाने के बाद उस आकृति को, जो भी आकृति वो बना रहे हैं, उस पर वो ठप्पा लगा दिया जाता था। तो ये तीसरे प्रकार के बनाने की विधि थी। सिंधुवासी पत्थरों को तराश कर भी मूर्तियां बनाते थे। मैं आपको बताया कि सिंधु सभ्यता में कोई भी ऐसा मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है कि जो ये बताए कि हाँ सिंधु में मंदिरों में पूजा उपासना होती थी।
इसके अतिरिक्त वो उपासना तो होती थी, उपासना के विभिन्न रूप हमें दिखाई पड़ते, लेकिन मंदिर का साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता। चौथे प्रकार की कैसे निर्मित किया जाता था मूर्तियों को? मूर्तियों को छेनी हथौड़ी से, उसको छेनी से तराश तराश कर, उस समय जो भी रहा हो उससे तराश कर उसको आकृति दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि जो एक कलाकार होता है वो पहले एक मानचित्र, माइंड सेटअप, अपना माइंड में एक चित्र इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि उसको कैसी मूर्तियां बनानी है। और वो चित्र कल्पना करके और फिर उसके बाद कल्पना करके वो मूर्तियों का निर्माण करता है, उसी को साकार रूप देता है। तो इस प्रकार से अगर देखें कि सिंधुवासी जो थे मूर्ति कला में भी पारंगत थे। वहां के कलाकार जो थे वो उसमें ऐसी एक इमेजिनरी उससे सिद्ध हो रही है कि मूर्तियों को देखेंगे तो आपको मूर्तियां खुद ही बोलती हुई नजर आएंगी कि इस आसन में, इस आकृति में, वो इस मुद्रा में बनी है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं ध्यान लगाए योगी की मुद्रा पर जो है मूर्ति मिली है, और कहीं पर चिंतन दिखाई पड़ता है मूर्तियों में, कहीं पर समारोह दिखाई पड़ता है मूर्तियों में, तो कहीं पर नृत्य का स्वरूप दिखाई पड़ता है, नृत्य करते हुए। तो ऐसे ही एक एक करके आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियां थी वो कई प्रकार से हमें हमारे सामने आती, उसकी बनावट कैसी होती थी ये मैं आपको बताया। अगर एक दूसरा पॉइंट इसी में ऐड कर लिया जाए कि धातु की कृतियां क्या क्या थी, उसमें जो धातु थे जैसे कांसा, उस समय ब्रोंज का इस्तेमाल होता था, प्रयोग होता था। तो कांसे की जो मूर्तियां हैं या कांसे की विभिन्न प्रकार की आकृतियां या सोना, चांदी और हाथी दांत, सीपी, मोती और जितने भी आभूषण बनते थे, उन आभूषणों को आप देख कर ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि उस समय के कलाकार कितने दक्ष थे। और उन्हें ये जो मेटल्स वगैरह होते थे, जो सोना चांदी होता था उस समय, या उस समय के लोग उसको गलाने और पिघलाने और आकृति देने से संबंधित आप बात करेंगे कि वो उसको गलाकर उसको कई किस प्रकार का रूप देना है वो देने में माहिर थे। उसके लिए अपना सांचा भी उनका अपना अलग होता था। तो आभूषणों को एक मैं क्लास में लाके सेकेंड ईयर में आपको दिखा रहा था कि एक मिट्टी का, पकी मिट्टी का एक मैं नमूना दिखाया था आपको कि देखिए आभूषण इसमें बनता था, वो सांचा था, एक टीले से मुझे प्राप्त हुआ था, वो मैं आपको दिखाया था क्लास में आकर। और तमाम तरह के उसमें उस समय के प्रयोग होने वाले, यानी कि वो कुषाण काल के हैं, उसी का पूर्ववर्ती रूप उस समय था। तो किसी प्रकार के सांचे से वो ढालते थे। प्लेटें जो बनती, तस्तरी जो बनते थे, सोने चांदी की जो जितने भी पार्ट आज हमारे सामने आभूषण और बिस्किट वगैरह जो बनते हैं सोने के, तो उस समय इस प्रकार का तो बिस्किट तो नहीं, कोई और रूप में उसमें आभूषण का रूप था। आभूषण जो कि कई मूर्तियों से पता चलता है कि आभूषण पहने हुए हैं, उसी के आधार पर ऐसी अनेक साक्ष्य भी मिले हैं आभूषणों के। तो एक कलाकार जब कलाकृति मूर्ति बनाता है तो उसको आभूषण पहनाता है, उस मूर्ति से आभूषण का पता चलता है उस समय का क्या आभूषण था। अगर का वस्त्र है तो मूर्ति वस्त्र धारण किए हुए है, तो किस प्रकार का वस्त्र है, अगर वो सूती है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। उसमें सूती वो झलकाएगा पूरा मूर्त, मूर्त रूप, यानी मूर्ति को मूर्त रूप देना ही एक कलाकार का काम होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी इस तरह की सामग्री पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर इतिहासकारों ने सिंधु समाज की जो कला थी, जो निर्माण शैली थी, वो बताने में सक्षम हुए हैं। हाथी दांत भी कलाकृति बनाई जाती है, हाथी दांत के भी लोग आभूषण बनाते थे। गरीब, बताया था पहले लेक्चर में, गरीब वर्ग जो था वो भी तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहा होगा आभूषण के रूप में। और ऐसी दैनिक उपयोगी वस्तुएं कभी मिट्टी के रूप में आपको मिलेंगी कलाकृतियों में। तस्तरी बताया, गिलास बताया, चम्मच बताया,
तो ये इस तरह के कला से सिंधुवासी परिचित थे। वो एक सभ्य समाज में जी रहे थे, एक सभ्य व्यक्ति की तरह। वो कैसे उठना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे न, यहाँ तक कि नहाने का तरीका भी उनका, जो जहाँ नहाते थे वो भी मिला है। वो किस प्रकार से वो अपने पानी का निकास करते थे, ये सारी तकनीकी से परिचित थे सिंधुवासी। मैं आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, सिंधुवासी 4 कलर से परिचित थे। उसको आप नोट्स उठाइएगा, देखिएगा कौन कौन सा कलर है। कत्थई कलर उसमें एक था, एक काला कलर था, एक लाल था और एक पीला। तो ये जो कलर मैं आपको बताया, इस कलर को आप देख कर वहां की जो पात्र, जो आभूषण और जो भी दैनिक रोजमर्रा की चीजें हैं जो प्राप्त हुई हैं, या मूर्ति प्राप्त हुई है, या ऐसी अन्य सामग्री जो प्राप्त हुई है, उसको देखने से ये स्पष्ट होता है कि सैंधववासी बड़ी ही कार्यकुशलता में, कलाकृति में दक्ष थे। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि सैंधववासियों जो थे उनका मेसोपोटामिया से कला का यहाँ प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अलग की चीज हो जाती है। कुछ ना कुछ दो संस्कृतियां मिलती है। मैसो से भारत का व्यापार होता था, सुमेरियन सभ्यता से भारत का व्यापार होता था, तो कुछ ना कुछ कलाकृतियां, उनकी मोहरें भी भारत में मिली है मेसोपोटामिया की, जो उस समय की मुद्रा का एक तरह से चलिए कार्य करती थी। कुछ लोथल से मनके भी मिले हैं, जो कि मेसोपोटामिया के बने हुए हैं। ऐसे ही हड़प्पा की कई वस्तुएं वहां मिली होंगी। पत्थरों को बड़ी बारीकी से काट कर उसको तराशा जाता था, तराश कर उसे पाषाण यानी पत्थरों से पर उनकी आकृतियां अंकित की जाती थी। ये अधिकांश इतिहासकार इस मत से संतुष्ट हैं कि सैंधव कला जो थी वह विदेशी प्रभाव लिए हुए थी, लेकिन उसमें अपनी मौलिकता थी, उसकी अपनी मौलिकता थी। सैंधववासी कई चीजों के जन्मदाता भी माने जाते हैं। गुड़िया निर्माण कला एक आप देख लीजिए, गुड़िया का साक्ष्य बड़े पैमाने पर सैंधव से मिला है। इसमें चांदी की भी बनी है, मिट्टी की भी बनी है और सोने की भी बनी है, और पत्थर, हाथीदांत, सीप इत्यादि के बनी गुड़ियों का साक्ष्य गुड़िया निर्माण कला से भी वो परिचित थे। और सैंधववासी पॉलिश विभिन्न कलर से, जैसे जो कलर में बताया आपको अब तक ज्ञात हुआ, उस कलर से अपने वस्तुओं को रंगते थे। जैसे गुड़िया को पॉलिश करते थे। अब कैसे उन चीजों में चमक लानी है, मूर्तियों में कांसे की मूर्तियां हैं, उन चीजों में चमक लानी है, इस बात से भी वो परिचित थे। कैसे उसकी फिनिशिंग करना, कैसे उसको आकर्षक बनाना है, तो इस बात से भी वो परिचित थे। चित्रकला की बात की जाए तो सैंधववासी चित्रकला के से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। उनमें चित्रकला को दो भागों में बांट कर देखा जा सकता है। एक भाग है रेखा चित्र का, रेखा चित्र से वो परिचित थे। दूसरा है दृश्यात्मक अंकन, उन्होंने जो देखा वो अंकित किया, और इसमें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और बेल बूटों और मानव आकृतियों को जो उन्होंने देखा वैसे ही उतारने का प्रयास किया। तो सैंधववासी जो थे वह चित्रकला से, और उनके चित्र में जो भाव अभिव्यक्ति होती है, तो उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि यह कला बहुत ही उन्नत किस्म के सैंधववासी कला से परिचित थे। और इसके पीछे कि कोई मूर्ति आपको बनाना है, कोई चीज बनाना है, उसको कितना रखना है और उसकी मजबूती क्या रखनी है, और जैसे पत्थर का बन रहा है तो सैंधववासी ये जानते थे कि इसको कैसे जोड़ना है। तो पत्थर के जो पाषाण थे, पाषाणों को किस केमिकल से जोड़ना है, उनका अपना कोई केमिकल रहा होगा, उससे जोड़ते थे वो। कुछ चीजों को तो सांचे में डालकर सोना है पिघलाकर डाल दीजिए, पत्थर को पिघलाकर बनाना ये तो उस समय क्या अभी भी असंभव कार्य एक तरह से प्रतीत होता है। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए,
लेकिन आप जब देखते हैं कि सैंधववासी जो कला में चित्रकला का क्षेत्र दिखाई पड़ता है, तो सैंधववासी का ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि वो बताता है चित्रकला उस समय की कला को इंगित करती है। सैंधववासी चित्र के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करने का प्रयास किया। सॉरी, अगर कोई मूर्ति मिली है, कोई कला मिली है जो वस्त्र नहीं पहने हैं, तो ये उनकी अभिरुचि को दर्शाता है, न कि उनकी परंपरा को। याद रखिएगा, वस्त्र ओढ़े और पशुपति शिव का आप देखेंगे मूर्ति, तो मूर्ति में बाकायदा किस प्रकार की कलाकार ने कैसे कैसे अंकित किया। मोहरों हैं, मोहरे जो प्राप्त हुआ है, आप चित्रकला की बात हो रही है, तो मोहरे जो प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों में आप देखेंगे चौकोर मोहरे भी हैं, तो बेलनाकार भी हैं, आयताकार भी हैं। तो उन मोहरों पर जो चित्र अंकित है, कुछ लोगों ने कहा ये मैसो की हैं, यानी मेसोपोटामिया की मोहरें हैं, तो उन पर जो चित्र अंकित हैं, जैसे आपको मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ कि मानव की आकृति और बेलबूटों की आकृति और पशु पक्षियों की आकृति, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, उनकी चित्रकला की अभिरुचि को दर्शाता है। चित्रकला में वो पारंगत थे, वो कलर भी देते थे। कलर में बताया कि आपको 4 कलर का उनका ज्ञान अभी तक बताया जा चुका है कि 4 पता है कि 4 प्रकार की कलर, 4 प्रकार के कलर से वो परिचित थे। अगला पॉइंट देखते हैं हम। सॉरी, मुद्रा निर्माण कला। मैं आपको मोहरों के बारे में बताया कि सैंधववासी मुद्राओं की संख्या जो प्राप्त हुई है वो 550 लगभग है, और दूसरे किताब में अलग हो सकता है। सैंधववासियों के पास 550, अब तक हमारे पास उनके 550 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उन मुद्राओं की आकृति देखकर, मुद्राओं का आकार देखकर, मुद्राओं का स्वरूप देखकर पर्याप्त कला के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। सिंधु कला के लोग मुद्राओं को कैसे ढाला जाए, इस बात से उसको एक रूप कैसे बनाया जाए, उसमें विचित्र आकृति कई गई मुद्राओं में आपको मिलेंगी, और उत्कीर्ण करने में ये सारी चीजों की कला में वो दक्ष थे, यानी माहिर थे। एक अगला पॉइंट आप देखिए, लेखन कला। सिंधु सभ्यता से लेखन, सिंधुवासी लेखन शैली से भी प्रसिद्ध थे, वो लिखना जानते थे। उनकी लेखन शैली को आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग की बात है। उनकी जो लेखन शैली थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। वह भाव प्रकट करती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाव चित्र प्रकट करती हैं, वो भाव चित्रात्मक लेखन उनमें प्रचलित था कि लोग देख के समझ जाते थे। लेकिन सिंधुवासी आपस में बातचीत भी तो करते रहे होंगे किसी न किसी भाषा में, तो जो कोई साक्ष्य लिखित दस्तावेज होता तो उसमें तो स्पष्ट हो जाता। अब बताया था मैं पहले ही कि सिंधुवासियों, सिंधु सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने जीवित कर दिया, नहीं तो ये काल के गाल में समाई पड़ी थी। जितनी भी लिपि है उसमें आपको देखेंगे ऐसा प्रतीत होता है कि पहला अक्षर जो शुरू होता है वो दाएं से बाएं लिखा जाता था, और कहीं कहीं नीचे वाली लाइन जब खत्म होने को होता बाएं से दाएं भी ये लिखने की उनमें रवाज था, उनमें परंपरा थी। जो ये लेखन शैली है, अगर इसको पढ़ लिया जाता है तो सिंधु सभ्यता के बारे में और भी रहस्य खुलेंगे। मैं आपको धातु की कृतियों में एक पॉइंट बताना भूल गया कि अनेक कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बुल एंड बफेलो, इक्का की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो भैंस और क्या कहते हैं बैल का चित्र मूर्ति के रूप में हमें मूर्ति प्राप्त हुई, और बड़े ही शानदार ढंग से। वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद जब बात करेंगे हम
संगीत क्या वो नृत्य से कला से परिचित थे कि नहीं थे? तो जब आप देखेंगे तो हड़प्पावासी नृत्य कला से भी परिचित थे। हड़प्पा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से एक तरह से कह लीजिए, अब तो अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हम बात कर रहे हैं मूर्ति कला की, तो हड़प्पा से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस मुद्रा को देखने से उस पे ऐसा लग रहा है कि यह किसी समारोह का अंकन है। इस पर कोई समारोह चल रहा है। आप देखेंगे कि विभिन्न आकृतियों की मूर्तियां, मैं बता रहा था इससे पहले कि जो प्राप्त हुई हैं उनकी आकृतियां और कहीं डांस की मुद्रा में है, तो कहीं कोई अलग अलग विभिन्न मुद्राओं में आपको देखने के मिलेंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अन्य मुद्रा जो नर्तकी की, मोहनजोदड़ो में बताया कि एक नर्तकी की मूर्ति मिली है नृत्य करते हुए, तो यानी सैंधव वासियों को नृत्य कला का ज्ञान था। उसमें अनेक चित्र मिले हैं जिसमें वीणा, तुरही और ढोल का अंकन मिलता है। जब इन सब चीजों का अंकन वहां मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि हड़प्पावासी इन सब चीजों को करते रहे होंगे, तभी ऐसा चित्र बना है। वो कल्पनात्मक चित्र नहीं था। एक तरह से करिए, बहुत से चित्र कल्पना पर आधारित होते हैं, लेकिन जो इस तरह का चित्र आपको मिलेगा, ढोल बने हैं, सुरही बनी है, उसमें वीणा बना हुआ है, तो ये इस तरह के चित्र समाज को, मैं कहा ना, दृश्यात्मक कला के अंतर्गत जो उन्होंने देखा उसको चित्रित कर दिया। इसके अतिरिक्त संगीत कला का भी ऐसा माना जाता है उनको ज्ञान था। नृत्य कला से वो परिचित थे तो संगीत का भी ज्ञान रहा होगा। अब एग्जैक्ट इसमें नहीं कहा जा सकता कि संगीत के विभिन्न स्वर निकालने वाले, आप देखेंगे वीणा का जब उनको ज्ञान था, वीणा का चित्र मिला है और ढोल का चित्र मिला है, तो यानी वो संगीत कला से अच्छे खासे परिचित थे। अब सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं। कलागत विशेषताएं क्या क्या रहती हैं उसमें, कलागत विशेषताएं क्या क्या थी? इसमें कई लोग जो हैं वो चले गए, फिर आ रहे हैं, बार बार आ जा रहे हैं, लगता है उनका नेटवर्क तो कमजोर है, वहां से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है उनको। तो उनसे मेरे एक दरख्वास्त है कि वो ऐसी जगह पर बैठे कि जहां पर नेटवर्क उनको पूरा मिल पा रहा हो। बार बार एक्सेप्ट करने में बार बार जा रहे हैं, बार बार उसको मैं बार बार कर रहा हूँ एक्सेप्ट, तो उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। तो प्लीज कोशिश ये करिए कि बेहतर से बेहतर, आपको यकीन नहीं होगा कि 52 GB डेटा 3 दिन में उपयोग हुआ क्लास में और यूट्यूब पे लोड करने के, उसमें 52 GB डेटा। तो खैर चलता रहेगा, 1.5 GB कोशिश करिए कम उस पर चलाइए, तो 1.5 GB में आपका एक आजकल जो चल रहा है उसमें 1.5 GB मिल रहा है, 2 GB वाला। तो अलग से जियो का कोई अगर यूज कर रहा हो तो जियो का वर्क फ्रॉम होम पैकेज भी आता है, 251 रुपए का। तो या इस तरह से कुछ करिए, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों का सिग्नल वीक है, तो उसको दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अब सरकार का निर्देश है ऑनलाइन पढ़ाना है, तो आपको वैसे ही ढलना पड़ेगा। पहली कलागत विशेषताएं उसकी जो दिखाई पड़ती है, सिंधु घाटी की कला सरल, सहज और उपयोगी दिखाई पड़ती है। सरल है, सिंपल है, आसान है और उसकी उपयोगिता दिखाई पड़ती है सिंधुवासियों में। दूसरा पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, उसमें अपनी मौलिकता है, उसमें अपने गुण है, उसमें स्वदेशीपन दिखाई पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर स्वदेशीपन ना होता तो आज जो कलात्मक ढंग से बड़े जो नगरों को उन्होंने कला के आधार पर विभिन्न आकृतियां अंकित की थी, बेलबूटों का चित्र तो आज भी बनता है, पशु पक्षियों का चित्र आज भी बनता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय कलाकार हड़प्पा सभ्यता की कलाओं से प्रेरित हैं, और कई कलाओं का जन्म ऐसा मान लिया जाए कि हड़प्पा में हुआ। चित्रकला का तो बहुत प्राचीन साक्ष्य है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो आधुनिक कलाकार जो हैं, भीमबेटका और अजंता एलोरा, आप देखेंगे तो ये बहुत पुराना आपको मिलेगा। उसके पहले भी पत्थरों पर
नक्काशी आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है उसमें मौलिकता थी, अपनी मौलिकता मतलब उसमें स्वदेशीपन दिखता है। जैसी मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में बनी थी, वो प्राप्त हुई हैं, वैसे बाद में उसी का संशोधन रूप आज हमारे सामने मौजूद है। एक कल्पनात्मक मूर्ति क्या होती है? कल्पना की जाती है या किसी चीज को देखकर लिखी जाती है या चित्र बनाई जाती है या बनाई जाती है कोई कल्पना करके, या कुछ जो देखा जा रहा है बेल बूटे पशु पक्षी, इसको तो देखकर आदमी चित्र इसका अंकित कर सकता है, मूर्ति के रूप में देख सकता है। लेकिन अदृश्य शक्ति जैसे ईश्वर है, ईश्वर की मूर्ति तो मनुष्य ने कल्पना ही करके बनाई होगी। ईश्वर को किसी ने देखा आप में से तो बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मातृ देवी की मूर्ति है उसको जोड़ा गया है किससे? उसको भूमि उर्वरा शक्ति के रूप में देखा गया कि वो जन्म जो है अब भूमि से क्या होता है? अनाज उत्पादित होता है। तो मातृ देवी की मूर्ति हमें अदृश्य कला के होते हुए वो मूर्ति कला का एक उसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उसी के स्वरूपों में मैं बता रहा था ये कि आज जो मूर्ति पूजा प्रचलित है भारत में, कहीं ना कहीं उसका लिंक, उसका कनेक्शन हड़प्पा सभ्यता से जुड़ता है, भले से मंदिर के साक्ष्य ना मिले हों। नहीं तो जो पशुपति मातृ देवी की जो मूर्ति है उसी की मातृ देवी को महिमाता और महामातृ देवी और तमाम अन्य नामों से आज विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपासना की जाती है। सिंधु घाटी की कला जो थी, अगला पॉइंट उसमें है यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर सिंधु कलाकारों ने, जो सिंधु सभ्यता में निवास करते थे, यथार्थवादी दृष्टिकोण और उनमें यथार्थवादी गुण दिखाई पड़ता है। जो चीज जैसे दिखे वैसे ही रूप में उन्होंने बनाने का प्रयास किया, उसी वैसे ही मूर्त रूप में, वैसे ही चित्र के रूप में दिखाने का प्रयास किया। संधवासियों की कला में जो भाव प्रकट होते हैं, आप विभिन्न मूर्तियों को देख लीजिए, उसमें जो ब्रोंज की मोहनजोदड़ो से मिली हैं, आपको मैं बताया कि डांस करती हुई स्त्रियों की मूर्तियां हैं, तो उनके भाव क्या हैं, डांस में क्या भाव प्रकट हो रहा है, ये भी एक कला का पारखी व्यक्ति उसको देखकर समझ सकता है, उसको दूसरों को बता सकता है। सजीव ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु कला जो थी उसमें कलाकारों ने जीवन डाल दिया हो, जो चीज देखा उसको एज इट इज बनाने का प्रयास किया। और सिंधु सभ्यता में इसके अतिरिक्त हिंदू कलाकारों ने जो तकनीकी अपनाई, उनकी तकनीक बड़ी उत्तम थी। अब कैसे सोचिए, जब सांचे नहीं थे, जब कोई ऐसे आसानी से लोगों को पता नहीं था कि कैसे सोने को गलाना, कैसे चांदी को गलाना है, सिंधुवासी इस बात से परिचित थे कि इसको आकृति कैसे दी जाए, कैसे इनको आभूषण के रूप में बनाया जाए और कैसे इसकी जुड़ाई की जाए, कैसे इसको रखा जाए जिससे कि ये बनी रहे और ये मजबूती भी उसको प्रदान मिले। अब बताइए कि सिंधु के आभूषण, सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता की मूर्तियां जो है वो आज भी चली आ रही, कितने लगभग 5000 वर्ष हो गए हैं। जैसा कि कार्बन डेटिंग C14 जिसे कहा गया, उसके अनुसार हड़प्पा वासियों का काल पीरियड, समय पीरियड जो है वो 2880 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक है। उसने 1750 से 2350 माना है। तो मोटे तौर पर आप इसको मान के चलिए कि C14 की जो कार्बन डेटिंग है 1800 से 2880 तक ईसा पूर्व है। ये उस समय की प्राप्त मूर्तियां आज भी हमारे सामने हैं। बहुत से प्रकृति के मार नहीं झेल पाए बहुत सी चीजें, जैसे किसी का मूर्तियों का सर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, तो ये हड़प्पा वासी
इसके दोषी नहीं है, बल्कि वो तो अपना जिस प्रकार से उपयोग किया, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। मैं बताया 1922 से उसका संरक्षण शुरू हुआ। ऐसे ही अनेक टीले भारत में आपको मिलेंगे जो बाद के हैं, कुषाण गुप्ता काल के। उन टीलों पर जहां जहां भी आप होंगे, जिसको डीह कहा जाता है, उन टीलों पर जाएंगे आप, तो आपको पात्र के टुकड़े मिलेंगे। और वहां पे आप अगल बगल जब बात करेंगे आसपास के इलाके में, तो जो टीला कभी किसी जमाने में बहुत बड़ा रहा होगा और उसको काट कर लोग वहां खेती कर रहे होंगे। अब कुछ बचे हैं, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, कुछ माफियाओं ने बेच दिया पूरा टीला की मिट्टी। तो उस टीले पर जब आप जाएंगे तो आपको टुकड़े मिलेंगे, बर्तन के, पात्र के टुकड़े मिलेंगे और विभिन्न आकृतियों की मूर्तियां भी मिल सकती हैं आपको। बड़े बड़े ईंट भी मिल सकते हैं, पूरा पूरा मकान बना हुआ मिल सकता है आपको। तो सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे, वो अपने समय चीजों का उपयोग किया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि टीले काट के बेच दिया गया, उसकी मिट्टी बेच दी जा रही है और तमाम चीजें हैं। ये सरकार को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, इसको ये इस तरह का कोई नियम बनाना चाहिए कि नियम होंगे, ऐसे बहुत से नियम हैं कि जो पुराने धरोहर हैं, जैसे टीले हैं, टीलों पर आप जब भी जाएंगे तो आपको टुकड़े मिलेंगे। आपके आसपास जो टीले होंगे, वहां पे एक कहावत एक प्रचलित होगी, ये आमतौर पे जो मैं पाया, लगभग 20 से 25 टीलों का मैं भ्रमण किया, उसमें सब में ये कहावत मिली कि यहाँ पे टीले थे और टीले यहाँ पे आए बंजारे, और यहाँ से हांडी में वो कुछ खजाना उनको मिला और रातों रात लेके चले गए, खुदा हुआ मिला। तो हर टीले के साथ ये कहावत जुड़ी हुई आपको प्राय मिलेगी। मैं जो एनालिसिस किया 20 से 25 टीलों पर, वो मुझे मिला, हर जगह यही कहावत मिली। तो बर्तन के टुकड़े उनके आज भी सलामत हैं, लेकिन वो टीले खत्म होते जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ही सोचिए, हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पहले से चली आ रही वस्तुओं का, वहां के लोग कितने लोग निकाल के घरों में उसकी ईंट लगा लिए होंगे। तो 1922 से वो सरकार के संरक्षण में आया। उससे पहले वहां बहुत सी चीजें रही होंगी, लोग उठा ले गए होंगे, तो कोई उसको क्या कहते हैं, या दबे रहे होंगे। मैं इसका उदाहरण पहले भी आपको बता चुका हूं। ईश्वरी प्रसाद ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये कला जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, सैंधववासी कलाओं का जो है अपना, विदेशी कलाओं से ये कम प्रभावित थे, बल्कि विदेशों को अपनी कला से ज्यादा प्रभावित किया। सैंधववासियों ने अपनी कला, जो उनकी अपनी मौलिकता थी, उससे विदेशियों को प्रभावित किया। और ऐसा तो कुछ है नहीं टॉपिक में मेसोपोटामिया से तुलना, सैंधववासी कहाँ के थे, ये सब टॉपिक आप में नहीं है। तो इसलिए आज का क्लास आपका सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन का टोटल जो टॉपिक था आपका खत्म।